रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट होते हैं ट्रैकिया एंड लंग्स। लंग्स के अंदर आते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, और ये सब मिलकर रेस्पिरेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी टाइप का इशू या फिर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम की वजह से दो टाइप के डिजीज हो सकते हैं। पहला है अस्थमा एंड दूसरा है सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इस चैप्टर के अंदर हमें इन दोनों डिजीज के डेफिनेशन, एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर हम अस्थमा के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Asthma is a chronic inflammatory disease of the respiratory system in which the bronchial tubes of the lungs become narrow, swollen and produce excess mucus, which leads to repeated attacks of wheezing, breathlessness, chest tightness and cough। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो अस्थमा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, जिस दौरान हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं, ये ब्रोंकियल ट्यूब्स पूरी तरह से नैरो हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, यानी कि इनके अंदर सूजन आना चालू हो जाता है, और इसी के साथ साथ एक्सिस म्यूकस प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। और इन्हीं सब वजह से पेशेंट को वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस एंड कफ के रिपीटेड अटैक्स आना चालू हो जाते हैं। वीजिंग का मतलब होता है कि जब पेशेंट सांस लेते हैं तो सांस लेते दौरान पेशेंट के माउथ एंड नोज में से सीटी जैसा आवाज आना चालू हो जाता है। ब्रेथलेसनेस का मतलब होता है कि पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अबाउट अस्थमा। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि अस्थमा के कॉजेज क्या होते हैं, रीज़न क्या होता है, इनका पीछे का कारण क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। The main cause of asthma include hereditary tendency and environmental triggers like dust, pollen, smoke, cold air, respiratory infections, emotional stress, and certain drugs such as aspirin and beta blockers. When a susceptible person is exposed to these triggers, immune cells like mast cells and eosinophils release mediators such as histamine and leukotrienes. This leads to inflammation of the air wall, contraction of bronchial smooth muscle, and excessive mucus secretion. These pathological changes narrow the airway, producing the symptoms of wheezing, cough, breathlessness, and chest tightness. अस्थमा के दो मेन कॉजेस होते हैं। सबसे पहला होता है हेरिडिटरी टेंडेंसी एंड दूसरा होता है एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। अगर हम बात करें हेरिडिटरी टेंडेंसी की, तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका फैमिली हिस्ट्री रह चुका होता है अस्थमा का, यानी कि पेशेंट के मम्मी पापा या फिर उनके ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को अस्थमा डिजीज रह चुका होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक्स के वजह से या हेरिडिटी के वजह से उनको भी होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल ट्रिगर्स की, तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको उनके आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से अस्थमा होना चालू हो जाता है। जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डस्ट के वजह से, यानी कि धूल मिट्टी के वजह से, पोलन के वजह से, यानी कि जो पेड़ पौधों के पाउडर होते हैं उनके वजह से, स्मोक के वजह से यानी कि धुएं के वजह से, या फिर कोल्ड एयर यानी कि ठंडे हवा से भी अस्थमा होना चालू हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के वजह से भी अस्थमा होना चालू हो जाता है। अगर पेशेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है तो इसके वजह से भी अस्थमा होना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ कुछ ड्रग जैसे कि एस्पिरिन एंड बीटा ब्लॉकर्स भी अस्थमा प्रोड्यूस करने का काम कर सकते हैं। अगर कोई ससेप्टिबल पर्सन यानी कि कोई ससेप्टिबल पेशेंट इन सब एनवायरमेंटल ट्रिगर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो कांटेक्ट में आने के बाद
पेशेंट के बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं जैसे कि मास्ट सेल एंड इयोसिनोफिल्स, ये दोनों पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने की वजह से ये दोनों सेल्स पेशेंट के बॉडी के अंदर हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स को रिलीज करना चालू हो जाते हैं। और हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, ये दोनों केमिकल मिलकर पेशेंट का जो एयरवे वॉल होता है, यानी कि पेशेंट का जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करना चालू करते हैं। पेशेंट के लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होता है, उसको पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं, यानी कि पूरी तरह से टाइट करना चालू कर देते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट के बॉडी के अंदर म्यूकस का जो सिक्रीशन है, उसको भी इंक्रीज करना चालू कर देते हैं। और इन्हीं सब पैथोलॉजिकल चेंजेस के वजह से पेशेंट को वीजिंग, कफ, ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट टाइटनेस जैसे कंडीशन प्रोड्यूस होने लगता है। यानी कि इन्हीं सब कारणों की वजह से पेशेंट को अस्थमा का अटैक आना चालू हो जाता है। सो ये तो था एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अस्थमा के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि अस्थमा के साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। अस्थमा सिम्टम्स इंक्लूड wheezing, shortness of breath, chest tightness and coughing, which are often worse at night or early in the morning. Symptoms usually get aggravated by exposure to triggers like dust, smoke, pollen, or physical activity. In severe attacks, patients may develop difficulty in speaking, rapid breathing, and even low oxygen levels, which can become life-threatening if not treated promptly. अगर किसी पेशेंट को अस्थमा डिजीज हो चुका है तो ऐसे पेशेंट को wheezing, shortness of breath, chest tightness and coughing जैसे सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। और ये सिम्टम्स रात के टाइम पर या फिर अर्ली मॉर्निंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। अगर पेशेंट डस्ट के कांटेक्ट में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, पेशेंट स्मोक के कांटेक्ट में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, या फिर पोलन के कांटेक्ट में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इन सब की वजह से ये सब सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रवेट हो सकते हैं। अगर पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, यानी कि जिमिंग, साइकिलिंग, रनिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी ये सब सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा एग्रवेट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सीवियर अस्थमा अटैक के दौरान पेशेंट को बात करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होने लगता है, यानी कि पेशेंट को स्पीकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने पड़ते हैं। पेशेंट का ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा रैपिड हो जाता है और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। जितने भी अभी तक हमने सिम्टम्स देखे, ये सिम्टम्स लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, यानी कि जानलेवा होते हैं। अगर इनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट का जो कंडीशन है वो और कॉम्प्लिकेट हो सकता है और पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अस्थमा। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि अस्थमा डिजीज को बिना किसी मेडिसिन या फिर बिना किसी दवाई के किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है अवॉइड स्मोकिंग। अस्थमा वाले पेशेंट को स्मोकिंग पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, यानी कि ऐसे पेशेंट को सिगरेट्स वगैरह कंज्यूम नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट ने स्मोकिंग को पूरी तरह से अवॉइड किया तो पेशेंट का अस्थमा डिजीज भी धीरे धीरे इम्प्रूव होना चालू हो जाता है। दूसरा है अवॉइड एलर्जेंस और ट्रिगर्स लाइक डस्ट, पोलन, पेट एनिमल्स, परफ्यूम्स एंड स्मोक। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा डिजीज है तो ऐसे पेशेंट को डस्ट यानी कि धूल मिट्टी से बचना चाहिए, पोलन से भी बचना चाहिए। इसी के साथ साथ अस्थमा वाले पेशेंट को पेट एनिमल जैसे कि डॉग एंड कैट से भी बचना चाहिए, क्योंकि एनिमल के जो बाल होते हैं उन बालों से भी पेशेंट का अस्थमा कंडीशन और ज़्यादा खराब हो सकता है। इसीलिए पेशेंट को जो पेट एनिमल होते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं
जिनको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है और उनका अस्थमा और ज़्यादा खराब होने लगता है। तो इसीलिए अस्थमा वाले पेशेंट को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ-साथ अस्थमा वाले पेशेंट को स्मोक कंडीशन यानी कि धुएँ से भी बचना चाहिए। इसके बाद है अवॉइड एक्सपोज़र टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड पॉल्यूटेड एयर। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को एक्सट्रीम कोल्ड वाले कंडीशन को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए एंड जो पॉल्यूटेड एयर वाले एनवायरनमेंट होते हैं, यानी कि प्रदूषित हवा वाले जगह से को भी अच्छे तरीके से अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है मेंटेन कंट्रोल्ड फिजिकल एक्टिविटी एंड फॉलो अ हेल्थी डाइट। अस्थमा वाले पेशेंट को अपना जो फिजिकल एक्टिविटी होता है, यानी कि उनका जिम, उनका साइकिलिंग या रनिंग जो होता है, इन सबको एकदम कंट्रोल तरीके से मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि अगर पेशेंट ने फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा किया, तो फिजिकल एक्टिविटी से भी पेशेंट का जो अस्थमा है, वो और ज़्यादा खराब हो सकता है। इसी के साथ-साथ पेशेंट को हेल्थी डाइट मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद है वेट रिडक्शन इन ओबेस पेशेंट। जो ओबेस पेशेंट होते हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे पेशेंट को अपना वेट रिड्यूस करने को देखना चाहिए। क्योंकि अस्थमा का कंडीशन वेट बढ़ने की वजह से और ज़्यादा खराब हो सकता है। लास्ट है इन इमरजेंसीज ऑक्सीजन सप्लाई शुड बी प्रोवाइडेड। इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए, जिनसे उनका अस्थमा का जो कंडीशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना चालू हो जाता है। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, यानी कि बिना किसी मेडिसिन या दवाइयों के अस्थमा को किस तरीके से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि अस्थमा डिजीज को मेडिसिन एंड ड्रग्स का यूज करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है ब्रोंकोडायलेटर्स। इसके एग्जांपल है साल्ब्यूटामॉल, एपिड्रिन, एड्रिनालिन, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन एंड इपराट्रोपियम ब्रोमाइड। ये सब ड्रग ब्रोंकियल ट्यूब्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स को और अच्छे तरीके से ओपन करते हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग करना आसान हो जाता है एंड अस्थमा डिजीज भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। दूसरा है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। इसके एग्जाम्पल है मॉन्टेलुकास्ट एंड ज़फिरलुकास्ट। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर ल्यूकोट्राइन्स केमिकल को ब्लॉक करते हैं और ब्लॉक होने की वजह से ही ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कंडीशन भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है और इसी के वजह से अस्थमा डिजीज भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। इसके बाद है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। इसका एग्जांपल है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन के रिलीज को प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा अटैक आना भी बंद हो जाता है। इसके बाद है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके एग्जांपल है हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड बैक्लोमिथासोन। ये ड्रग हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है एंड जो स्वेलिंग होता है उसको पूरी तरह से रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं और अस्थमा अटैक आना भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। लास्ट है एंटी आईजीई एंटीबॉडी। इसका एग्जांपल है ओमेलिजुमैब। ये ड्रग भी हमारे बॉडी के अंदर अस्थमा डिजीज को ठीक करने का काम करते हैं। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, यानी कि मेडिसिन एंड ड्रग का यूज करके अस्थमा डिजीज को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ